Assalamualaikum. I am Mrs. Rahila Tariq, your social studies teacher for class 7th. बेटा, आपको पता है ना कि हमारा जो चैप्टर 10 चल रहा था, द मॉडर्न वर्ल्ड, उस चैप्टर के मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग भी करवाई थी। उस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहला करवाया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया था, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये मैंने आपको करवाए थे। 4 क्वेश्चन करवाए थे। आज इसी चैप्टर की कुछ पार्ट जो मेरा रीडिंग से रह गया था, मैं चाह रही थी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो दोनों एक्सरसाइज भी आपको करवा दूं। अच्छा, एक बात मैं आपसे करना चाहती हूं बेटा कि आप में से किसी का काम भी मेरे पास अभी तक करेक्शन के लिए नहीं आया। उसमें चैप्टर 2 से जब मैंने आपको काम कराना शुरू किया था बिफोर विंटर वेकेशन मैंने पहले चैप्टर 2 करवाया था आपको। उसके भी मेरे पास क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज चेकिंग के लिए नहीं आई आपकी। चैप्टर 2 के बाद मैंने चैप्टर 10 करवाया है। चैप्टर 10 का भी आपके पास से कोई मेरे पास चेकिंग के लिए काम नहीं आया। इसके अलावा बेटा, विंटर वेकेशन का आपको कहा गया था कि जो आपको विंटर वेकेशन का असाइनमेंट मिला है उसे आपने कंप्लीट करके सबमिट करवाना है 11 डेट से। मैं 11 तारीख को स्कूल गई थी, तो आप में से किसी की भी कॉपी वहां पर चेकिंग के लिए नहीं आई थी। कुछ गर्ल्स ने तो चेक करवाया है 7D की, लेकिन 7th A में से सिवाय एक खिजर के बाकी किसी ने भी मेरे पास चेकिंग के लिए अपनी कॉपीज नहीं लेकर आया है। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोगों का काम भी करेक्शन होना जरूरी है। आपको पता है ना कि कॉपी मार्क्स आपके जरूरी होते हैं एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको पता है कि अब जो होंगे वो आपके इंशाल्लाह ताला एनुअल एग्जाम होंगे, तो उसके लिए आपको अपना काम करेक्शन करवाना भी जरूरी है ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। और कुछ नहीं पता अभी आगे की सिचुएशन हमारी क्या रहती है, तो बेटा आपको अपनी कॉपी मार्क्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कॉपी की जो वर्किंग है उसी के ऊपर आपको हो सकता है मार्क्स दिए जाएं जो आपके एनुअल एग्जाम के अंदर शामिल कर दिए जाएं। तो इसलिए अपना काम कंप्लीट रखिए, चेकिंग करवाइए बाकायदगी के साथ, और अल्लाह ताला जो है वो आगे खैरियत रखे। परवरदिगार ये जो कोविड-19 है, ये अल्लाह पाक इससे हम सबको निजात अता फरमाए ताकि हमारी यकसुई के साथ और बहुत ज़्यादा उसके साथ यानी दिल का अपनी जो काम है आपका काम भी कंप्लीट हो, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि अब आपके पास, आपको पता है ना कि टाइम कितना थोड़ा रह गया है, बहुत कम टाइम है हमारे पास एनुअल एग्जाम के लिए। तो कोशिश कीजिए अपना काम भी मुकम्मल रखिए। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि इस वाली वीडियो में आपके साथ थोड़ा सा जो रिवीजन होगा, अगर मौका होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी वीडियो के अंदर आपका कुछ रिवीजन करवाऊंगी, कुछ पार्ट्स, कुछ चैप्टर। और अगर नहीं हो सके तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस सिलेबस के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारा ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10। इसके बाद जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला रिव्यू के लिए रिवीजन करवाऊंगी आपको चैप्टर 1 से। तो जिस बच्चे का काम मुकम्मल नहीं होगा तो वो उस रिव्यू के जरिए अपना काम भी मुकम्मल कर सकता है, और रिवीजन भी बेटा आपका हो जाएगा ताकि आपकी पेपर के लिहाज से तैयारी भी हो जाए। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। जो चैप्टर का हमारा बाकी पोर्शन रह गया था रीडिंग से, उस लेसन की हम रीडिंग करेंगे और साथ ही उसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट चैप्टर 10, जावेद नामा। बेटा ये चैप्टर 10 का पेज नंबर 94 है जो मैं अब आज रीड करने जा रही हूँ। इसी चैप्टर का जो हमारा कंटिन्यू है। जावेद नामा अल्लामा इकबाल हैज रिटन 9 बुक्स ऑफ पोइट्री। अल्लामा इकबाल ने लिखी 9 किताबें शायरी की, मैनी ऑफ विच आर इन पर्शियन। वो ज्यादातर जो थी फारसी जबान में थी जो लिखी गई थी। जावेद नामा द 5th बुक, जावेद नामा 5वीं किताब है। इज अ लॉन्ग पर्शियन पोयम, जो एक लंबी फारसी जबान की पोयम पर मुश्तमिल है।
विच इकबाल कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क, उसमें जिसके अंदर अल्लामा इकबाल ने अपना बेहतरीन वर्क यानी बेहतरीन वर्क जिसको कहा है। इट टेल द स्टोरी ऑफ इकबाल सर्च फॉर द इमोर्टलिटी। अच्छा, यहाँ वो ये के बताते हैं उस स्टोरी के अंदर इकबाल की तलाश है इमोर्टलिटी यानी लाफानी, लाफानी के लिए इमोर्टिलिटी का मतलब होता है लाफानी। बेटा मोर्टिलिटी का मतलब होता है फानी और इमोर्टिलिटी का मतलब होता है लाफानी। तो लाफानी की तलाश यानी ये वर्ड जो हम यूज करते हैं बेटा, आपको पता है ना कि हम अल्लाह ताला की जात के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात लाफानी है, बाकी इस दुनिया की इस कायनात की हर शे जो है वो मॉर्टिलिटी है यानी फानी है। तो उन्होंने अल्लाह की तलाश के लिए उन्होंने इस पर वर्क किया था। द स्पिरिट ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपेयर बिफोर द इकबाल एंड टेक्स हिम थ्रू अ जर्नी अक्रॉस द पैराडाइज एंड 6 प्लैनेट। अच्छा, इससे पहले ये कोशिश मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने की थी इकबाल से पहले, और उन्होंने इसके लिए एक सफर भी किया था जन्नत का और 6 प्लैनेट का। इन द एंड इकबाल मीट गॉड एंड आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। अच्छा, यहाँ ये मैं बताना चाहूंगी बेटा, आपको पता है ना, आपने सुना ना कि अल्लामा इकबाल ने एक बहुत मशहूर पोयम कही थी जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से कुछ सवाल पूछे थे। उसे हम शिकवा और जवाब शिकवा के नाम से, हमने एक अल्लामा इकबाल की एक किताब है, उसमें उन्होंने पहले वो सवाल पूछे अल्लाह ताला से, फिर खुद ही उसके जब उन्हें वो जवाब मिले तो उन्होंने उसका जवाब शिकवा के अंदर दिया उस नज़म का। तो यहाँ पर और इन सब का ताल्लुक किस चीज से था? इंसानियत से था, इंसानियत के बारे में था, इंसानियत के फ्यूचर के बारे में था। कॉन्सेंसस लिटरेचर, कॉन्सेंसस का मतलब होता है इत्तेफाक राय, और लिटरेचर कहते हैं अदब को, यानी इत्तेफाक राय अदब। इत्तेफाक राय अदब से मुराद ये है कि यानी जो एक मुश्तरका राय है अदब से जो मुताल्लिक है। टुडे द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ आफ्टर द पावर ऑफ गॉड अलमाइटी इज द पावर ऑफ फ्री पीपल्स। आजकल जो ग्रेटेस्ट पावर जमीन पर है आफ्टर द पावर ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताला की पावर के बाद, अल्लाह ताला की रहमत के बाद, इज द पावर ऑफ फ्री पीपल्स यानी लोगों की आजादी है। दिस वॉज द प्रोविन बाय द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947, और ये साबित हुआ था बाय द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 में, जब पाकिस्तान 1947 में बना था। मुस्लिम्स इन इंडिया वर अ पुअर मिनॉरिटी। मुसलमान जो थे वो बहुत कम तादाद में थे, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में they created their ideal state with the power of vote and without the fighting any battle। अच्छा, यहाँ वो बता रहे हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में उन्होंने एक आइडियल स्टेट हासिल की थी वोट की पावर के साथ, बगैर कोई जंग करे, यानी कोई लड़ाई कोई जंग करे बगैर उन्होंने वोट की पावर के साथ एक आइडियल स्टेट हासिल की। After 1947, an important task was the explore this power of the peoples। यहाँ ये बात जो है वो एक अहम टास्क था लोगों की एक पावर जो थी उसके लिए। दिस कुड बी डन थ्रू लिटरेचर बाय, यानी यहाँ जो बात की जा रही है वो बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम जो लिटरेचर है उस लिटरेचर के जरिए से, मुस्लिम लिटरेचर के जरिए से यहाँ ये बात बताई जा रही है कि इब्ने सफ़ी जिनकी पैदाइश 1928 है और 1980 उनकी डेट ऑफ डेथ है, हुज ओरिजिनल नेम वाज द
इसरार अहमद, जिनका ओरिजिनल नाम जो था वो इसरार अहमद था। इब्ने सफ़ी एक मुसन्निफ हैं, एक मुस्लिम लिटरेचर के, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1928 और तारीख़ वफ़ात 1980 है, और उनका रियल नेम जो था वो इसरार अहमद था। वॉज अ talented writer who wrote mysteries stories with the message of respecting the law। अच्छा, उन्होंने बहुत सारी जासूसी कहानियां लिखी थी। His reader included people from all walk of life, और वो तकरीबन हर तबके के लिए थी। जो एक जिंदगी गुजारने वाला एक तबका है, उस सब के लिए। रूलर, प्रोफेसर, रूलर, प्रोफेसर, हाउसवाइफ एंड द इवन द इलिटरेट वर्कर who use the listen to the stories। अब वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई हुक्मरान हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कोई भी हो, इवन इलिटरेट यानी जो के पढ़े लिखे नहीं होता था तबका, वो भी उन किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता था। ठीक है, यानी उन सबका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता था। Who used the listen to his stories because they could not read। Ibn Safi allowed himself to be guided by the thousands of letters which he received from the reader every month। In this way who used to listen to his stories। अब यानी यहाँ ये बात भी है कि जो नहीं पढ़ सकते थे उन स्टोरीज को, वो उसको सुनना चाहते थे, यानी वो उन स्टोरीज को वो सुनना चाहते थे। इब्ने सफ़ी अलाउड हिमसेल्फ टू बी गाइड बाय द थाउजेंड ऑफ लेटर। अच्छा, इस सिलसिले में इब्ने सफ़ी जो थे वो गाइड करने के लिए लोगों को हजारों खतूत जो थे वो भेजते थे, जिसके जरिए विच ही रिसीव फ्रॉम दीज रीडर, जो उनके पढ़ने वाले थे, हर महीने वो उनको हजारों के हिसाब से खतूत लिखा करते थे। इन दिस वे ही बिकेम अ पायनियर ऑफ कॉन्सेंसस। अच्छा, यहाँ ये बात बताई जा रही है कि यानी वो बन गए थे एक नई राह दिखाने वाले या नई राय दिखाने वाले, एक ऐसे राइटर बन गए थे जो यानी लोगों के इतने दिलों में बसते थे। Many readers are the scholar today are the surprised by some of Ibn Safi stories। बहुत सारे जो पढ़ने वाले हैं और स्कॉलर हैं आजकल के, वो भी सरप्राइज्ड हैं इब्न सफ़ी की कहानियों से। Since things which he wrote decades ago seem to be coming true now। अच्छा, इब्ने सफ़ी के बारे में ये भी बात है कि बेटा उन्होंने अपने स्टोरीज के अंदर वो कुछ लिख गए अब से, यानी ये समझ लीजिए यहाँ दहाइयों के ऊपर बात हो रही है। डिकेड्स यानी 10 साल पहले उन्होंने जो बातें लिखी, जो बातें कही, वो अब हम आजकल के दौर में हमें वो नजर आती हैं, हम उनको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस इन अ सीक्वेंस ऑफ द नॉवेल्स कॉल्ड द टीन संकी 1975, और इसी तरह का एक नॉवेल उन्होंने 1975 में लिखा था जिसका नाम है टीन संकी। बेटा अभी मैंने आपको कॉन्सेंसस लिटरेचर के बारे में रीडिंग करके बताया था। अब मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको आइडियल्स ऑफ मुस्लिम लिटरेचर इन साउथ एशिया की भी रीडिंग करवा दूं, ताकि वो भी आप समझ लें कि क्या है। एन अमेजिंग फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी एक हैरत अंगेज मॉडर्न पीरियड के बारे में हम जब बात करते हैं कि विच स्टार्टेड इन 1747, जो कि 1747 से शुरू हुआ था, इज द कॉन्स्टिट्यूस डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट आइडियल्स इन द मुस्लिम लिटरेचर। यानी मुस्लिम लिटरेचर की जो इब्तिदा हुई थी वो 1747 में हुई थी। 1747 में हुई थी। of great ideals in the Muslim literature of South Asia. The following is the list of 7 writers whose influence was the strongest in the first 140 years
ऑफ दिस पीरियड। तकरीबन ये जो अरसा है वो तकरीबन 140 सालों के ऊपर मुहित है और उसमें 7 राइटर्स थे जिन्होंने लिखा। अब उन सब के नाम जो हैं वो हमारी इस तरतीब के साथ हैं। जो वो 7 राइटर थे वो थे शाह वलीउल्लाह, मीर तकी मीर और सच्चल सरमस, मीर अमन, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान। ये वो 7 राइटर हैं जो के जुड़े हुए हैं हमारे 7th साउथ एशिया के लिटरेचर से। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी शाह वलीउल्लाह के बारे में। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन। शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले होली कुरान का फारसी जबान में तर्जुमा किया। द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम इन दोज डेज। उस जमाने में जो बहुत सारे लोग आम तौर पे बोलते थे वो फारसी जबान थी। ही वॉज रोड द हुज्जतुल बलायगा द कॉन्सिलिव आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड in which the state there is no command in religion that does not have a purpose. We must try to understand that purpose is. यहाँ पर उन्होंने जो उनकी मशहूर किताब है हिज्जतुल बालिगा उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से अल्लाह ताला को सुपीरियर, अल्लाह ताला की जात जो है वो इमॉर्टल है, लाफानी है और अल्लाह ताला की जात ही सिर्फ इबादत के लायक है। उन्होंने अपनी इस किताब के जरिए बताया और वो पहले शख्स थे जिन्होंने फारसी जबान में कुरान पाक का तर्जुमा किया। कुरान पाक का तर्जुमा फारसी जबान में करने वाले पहली शख्सियत कौन थे बेटा? वो थे शाह वलीउल्लाह। नंबर 2, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर डेवलप उर्दू इनटू अ लैंग्वेज capable of expressing in the highest kind of the poetic thought। अच्छा, मीर तकी मीर का नाम जो लिया जाता है वो उर्दू जबान की उस शायरी के अंदर लिया जाता है जो उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया और तसव्वुफ को बेटा वो अपनी शायरी के अंदर लेकर आए थे। उसमें बहुत मशहूर नाम जो है वो मीर तकी मीर का है। तीसरे राइटर उस दौर के सच्चल सरमस थे। सच्चल सरमस 1739 उनकी तारीख पैदाइश है और 1829 यानी 1829 उनकी तारीख वफात है। ही रोट पोइट्री इन द 7 लैंग्वेजेस। उन्होंने तकरीबन 7 जबानों के अंदर शायरी की, इंक्लूडिंग सिंधी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृति and the most of the languages spoken in the region which is now Pakistan। उनमें से जो बहुत सारी जबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं जिसमें सराइकी जबान भी शामिल है। सराइकी हो, फारसी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, चाहे वो कोई सी भी जबान हो उसके अंदर वो सब शामिल हैं। कौन? उस जबान के लिखने वाले सच्चल सरमस्त हैं। सच्चल सरमस को 7 लैंग्वेजेस में उबूर हासिल था। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर मीर अमन। मीर अमन बिकेम द पायनियर ऑफ सिंपल उर्दू प्रोस व्हेन ही ट्रांसलेटेड किस्सा चार दुर्वेश एज द बागो बहार। अच्छा, अब ये किताब जो है, किताब का नाम जो है वो है बागो बहार और उसके लिखने वाले जो थे वो थे मीर अमन और उसमें उन्होंने किस्सा चार दुर्वेश का एक स्टोरी है जो उन्होंने लिखी है 1805 में। ओरिजिनली रिटन बाय द अमीर खुसरो। ओरिजिनली तौर पर लिखा था अमीर खुसरो ने इन 1913 सेंचुरी, 13वीं सदी में लिखा था। द स्टोरी प्रीडिकेटेड द बर्थ ऑफ। अच्छा, यहाँ उन्होंने मीर अमन ने यहाँ पर जो बात बताई गई है वो अमीर खुसरो ने 13वीं सदी के अंदर उन्होंने एक पेशन गोई की थी, प्रिडिक्ट किया था कि एक ऐसी जो आइडियल सोसाइटी होती है वो वहाँ कायम होती है जहाँ के बादशाह जो होते हैं वो दुर्वेशों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात बनाते हैं। यहाँ उन्होंने इस बात को बताया था। अब हम पढ़ेंगे 5वें राइटर के बारे में। 5वें राइटर है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब wrote Urdu and the Persian poetry which Galib
मिर्ज़ा गालिब रोट उर्दू एंड पर्शियन पोइट्री। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी उर्दू और फारसी शायरी के ज़रिए से एम्फेसाइज करा था लोगों को, मुसलमानों की कौम को उनको एक शनाख्त दी थी, वाइल द रेस्पेक्टिंग अदर द रिलीजन एट द सेम टाइम, यानी जो उनकी मजहबी जो तालीम थी उस वक्त की उस बात के तरफ लेकर आए थे। बहादुर शाह जफर नंबर 6 पर हैं। बहादुर शाह जफर नॉट ओनली रोट एक्सीलेंट पोइट्री इन उर्दू, यानी बहादुर शाह जफर ने बहुत सिर्फ उर्दू में ही एक्सीलेंट उन्होंने सिर्फ उर्दू शायरी के अंदर ही सिर्फ खाली नहीं लिखी, बल्कि बट ऑल्सो ट्राई टू राइट, उन्होंने लिखने की कोशिश की थी गजल्स इन पंजाबी जबान में भी। ही patronized poets through recitals, मुशायरा इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के लाल किले में एक बहुत ज़बरदस्त मुशायरा हुआ था जिसमें उन्होंने मुहिब्बाना नज़में कही थी। मुल्क की मुफाद में बहुत सारी शायरी की थी। एंड द हैंस प्लेड इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग द वर्क ऑफ न्यू पोएट्स, यानी यहाँ पर फिर उनकी जो शोहरत थी वो फैल गई थी एक नए शायर की हैसियत से, उनके इस काम की जो पूरे उसमें फैल गई थी जब उन्होंने एक मुशायरा करा था। नंबर 7 पर है सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश्ड न्यू ट्रेंड इन एवरी फ्रॉम द प्रोज राइटिंग इंक्लूडिंग बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफिट। सर सैयद अहमद खान जो थे वो उन्होंने एस्टैब्लिश करा एक नए ट्रेंड की तरफ जो था प्रोस आपको पता है ना, मज़ामीन जो होते हैं, यानी मज़ामीन की जो लिखे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बात के ऊपर जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, किसी वाक़यात की सूरत में किसी शख्सियत के ऊपर जो बायोग्राफी की जाती है, वो उन सब के खालिक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे ऑफ द होली प्रॉफिट। ख़ास तौर पे उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में लिखा। शॉर्ट स्टोरी एंड द एसे द रियल डेप्थ ऑफ हिज राइटिंग इज येट टू बी एक्सप्लोर, यानी ये सारे जो आपको पढ़ के बताएं मैंने अभी 7 वो राइटर्स हैं जिनका 140 साल के अरसे पर ताल्लुक है साउथ एशिया के मुस्लिम अदब से जो रिलेटेड रहे हैं। उनमें हैं शाह वलीउल्लाह, मीर तकी मीर, सच्चल सरमस, मीर अमन, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर एंड सर सैयद अहमद खान। ये वो 7 राइटर हैं जिन्होंने उर्दू अदब को एक नया मुकाम दिया और उनका ताल्लुक सबका साउथ एशिया से था। बेटा पेज नंबर 96 पर हमारे चैप्टर 10 की ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस चैप्टर के पहले करा दिए थे, अब मैं आपको इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ। द ब्रिटिश स्टार्टेड कॉन्करिंग इंडिया विद द डैश इन 1757, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटिश ने स्टार्ट करी थी इंडिया के साथ जो फातेह हुआ था वो थी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की स्पेलिंग है, आप लिखें स्पेलिंग BATTLE, बैटल ऑफ प्लासी PLASSEY, PLASSEY, बैटल ऑफ प्लासी। इसका पहली ब्लैंक के अंदर आंसर आएगा, पहली ब्लैंक के अंदर आएगा द ब्रिटिश स्टार्टेड कॉन्करिंग इंडिया विद द डैश इन 1757 में आप ब्लैंक के अंदर आंसर में लिखेंगे बैटल ऑफ प्लासी BATTLE, बैटल ऑफ प्लासी PLASSEY। दूसरी ब्लैंक हमारी है इन 1914 कंट्रीज ऑफ डैश वेंट टू वार विच लास्टेड 4 years। तो इसमें हम लिखेंगे कि
इन 1914 कंट्रीज ऑफ यूरोप, क्या लिखेंगे हम? इन 1914 कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के जो ममालिक थे। तो यूरोप की स्पेलिंग क्या है? EUROPE, EUROPE, यूरोप। हम यहाँ लिखेंगे इन 1914 कंट्रीज ऑफ यूरोप went to war which lasted 4 years। तीसरी ब्लैंक हमारी है The dash was invented around 1776। तो इसमें हम लिखेंगे कि 1776 में इजाद हुआ था स्टीम इंजन, STEAM स्टीम, और ENGINE इंजन, स्टीम इंजन इजाद हुआ था 1776 में। और फिर नंबर ब्लैंक हमारी है, चौथी ब्लैंक के अंदर हम लिखेंगे डेमोक्रेसी वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल आइडियल्स ऑफ इस्लाम। डेमोक्रेसी वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल आइडियल्स ऑफ इस्लाम। नंबर 5 के अंदर हम लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मरहटास एट पानीपत, यानी अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मरहटास को पानीपत में। अच्छा, ब्लैंक नंबर 5 में मैं एक दफा जो मरहटास की स्पेलिंग है वो आपको पढ़ के बता देती हूँ। MARHATTAS, मरहटास, MARHATTAS, मरहटास, मरहटास एट पानीपत। यानी आपको पहली ब्लैंक के अंदर आपने लिखना है बैटल ऑफ प्लासी, दूसरी ब्लैंक के अंदर आपने लिखना है यूरोप, और तीसरी ब्लैंक के अंदर आपने लिखना है स्टीम इंजन, और चौथी ब्लैंक के अंदर आपने इस्लाम लिखना है ISLAM इस्लाम। नंबर 5 में आपने लिखना है मरहटास, मरहटास की स्पेलिंग है MARHATTAS, मरहटास। अच्छा, हमारी जो सेकंड हमारी एक्सरसाइज C है वो है गैस द पर्सनैलिटी। अब आपको इसमें पर्सनैलिटी को ढूंढना है, तलाश करना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास ये पहली लिखी हुई है जर्मन थिंकर, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। जो जर्मन लिखने वाले थे, ड्रामे और शायर जो थे, वो यहाँ ये सारी चीजें लिखने के बाद, पढ़ने के बाद जो नाम हमारे जहन में आ रहा है वो मैं आपको बुक में ही से बताऊंगी कि ये कौन सी पर्सनैलिटी है। गोएथे वॉज अ जर्मन थिंकर, ड्रामेटिस्ट एंड द पोएट। यहाँ पर इनके बारे में बात हो रही है कि ये वो शख्सियत है जो कि ड्रामानिगार और शायर थे। बिकेम अ हीरो ऑफ टर्की आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ, यहाँ देखें बेटा पेज नंबर 89 पर लिखा हुआ है मुस्तफा कमाल पाशा बिकेम अ हीरो ऑफ टर्की आफ्टर हिज विक्ट्री इन द डिफिकल्ट बैटल ऑफ द गैलीपोली। यहाँ पर आपको ये शख्सियत के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ ये शख्सियत मुस्तफा कमाल पाशा है। यहाँ आपको कुछ हिंट दी हुई हैं और उन हिंट्स की साथ आपने उस शख्सियत को मालूम करना है, उस पर्सनैलिटी को गैस करना है कि किसके बारे में बात हो रही है। बड़ी गोएथे दूसरी शख्सियत आपकी है मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क। तीसरी है अ फ्रेंच हीरो हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्पियर इन 1804 AD। In 1804 AD, a French hero Napoleon Bonaparte declared himself the emperor। यहाँ ये चौथी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो फ्रेंच हीरो नेपोलियन बोनापार्ट की है। तो आपको इसको बताना, यहाँ हमारी जो चौथी पर्सनैलिटी है वो है, तीसरी पर्सनैलिटी हमारी है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये हमारी तीसरी शख्सियत है जिसको हमने यहाँ से ट्रेस किया है। He wrote 9 books of poetry, out of which the 5th one is called जावेदनामा। अब यहाँ हमें ये बता रही है कि हमने अभी जो मैंने चैप्टर जो रीडिंग करी थी जावेदनामा की,
वो जावेदनामा लिखने वाली शख्सियत अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल ने 9 किताबें लिखी हैं पोइट्री के ऊपर, जिसमें से 5वीं किताब जो थी वो जावेदनामा थी। तो यहाँ पर हिंट हमें बताया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल has written 9 books of poetry, many of which are in the Persian जावेदनामा in the 5th book। तो वो शख्सियत जो है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। तो आपकी ट्रेस की है। नंबर 5 है, नंबर 5 यानी कि he wrote book which gave the message of respecting the law। अच्छा, यहाँ जो हमें जो मैसेज दिया गया है लिखने वाले कानून के बारे में, वो लिखने वाले इब्ने सफ़ी नॉवेल के थे, नॉवलिस्ट लिखने वाले इब्ने सफ़ी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। हु रोट मिस्ट्री स्टोरीज विद द मैसेज ऑफ रेस्पेक्टिंग द लॉ, यानी वो शख्सियत जो हमने ट्रेस की है वो है इब्ने सफ़ी की। हम यहाँ पर उनके आगे लिखेंगे इब्ने सफ़ी के नाम IBNESAFI, इब्ने सफ़ी आ जाएगा। जो हमने 5वीं शख्सियत, 5वीं यानी जो 5th पर्सनैलिटी को हमने ट्रेस किया है वो हमारी है इब्ने सफ़ी। अब ये आपकी बेटा एक्सरसाइज मैंने आपकी B फिल इन द ब्लैंक्स वाली और एक्सरसाइज C जो हमारी है जिसमें हमने पर्सनैलिटी को गैस किया, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। आज ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारी न्यू जो स्टार्ट करेंगे हम अपनी वर्क जो करेंगे, अब हम रिव्यू करेंगे और अपने रिवीजन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा उस पहले चैप्टर का मैं रिवीजन इंशाल्लाह ताला कराऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना काम प्रॉपर रखें, अपना काम चेकिंग के लिए बेटा मेरे पास लेकर आइए ताकि आपका काम भी चेक हो जाए, और अपना काम प्रॉपर रखिए ताकि आप अपडेट रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।